सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की आज मीटिंग हुई है। इस तरमीम के हवाले से तमाम निकात का जायज़ा लिया गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फ़ैसला होगा इस बारे में, ये तो बाकायदा ऐलान सामने आने के बाद ही हम जान सकेंगे। मगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आज मीडिया की तरफ सवाल किया गया। उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है बिलखुसूस NFC अवार्ड के हवाले से। यानी पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पर तैयार है कि तरमीम होने जा रही है और हो जाएगी, लेकिन अब उसमें क्या तब्दीली करवाएगी पीपल्स पार्टी, ये अब उनका बाकायदा तौर पे जो एलामिया इस मीटिंग का आएगा उससे मालूम हो सकेगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमती इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और इस सिलसिले में उन्होंने MQM पाकिस्तान के वफ़द से भी मुलाकात की और IPP पार्टी से भी मुलाकात की। उनको ब्रीफ किया गया तरमीम के हवाले से उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन इत्तेहादियों से प्राइम मिनिस्टर साहब मुलाकात कर रहे हैं, क्या उनके सामने सिर्फ वो नुक्ते रखे जा रहे हैं जो बिलावल भुट्टो साहब ने अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए जो है वो सामने लाए थे, या फिर उनके सामने बाकायदा मुसविदा रखा जा रहा है। तफसीली तौर पे बात होगी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब हसन रज़ा पाशा साहब को, सीनियर माहिर हैं आईनी और कानूनी अमूर के, आमिर इलियास राना साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार, और इस प्रोग्राम में हमें माजिद निज़ामी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी उनका तज्ज़िया हम हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं, आपकी इत्तलात क्या कहती हैं इस हवाले से? कोई जो इत्तेहादी हैं उनके सामने वही पॉइंट्स रखे जा रहे हैं जो बिलावल साहब ने शेयर किए थे, या बाकायदा तौर पे कोई मुसविदा है उनके पास जो दिखाया जा रहा है? देखें, मुसविदा तो किसी को नहीं दिया, गुफ्तगू हुई है। ला मिनिस्टर उस पर सीधा नुकात पे ब्रीफ करते रहे हैं सबको, और हमने जो तफसीलात हासिल की जो इत्तेहादियों को उन्होंने कहीं, जाहिर है कि बिलावल भुट्टो ने तो मेन चीज़ें तो बयान कर दी ना। अब उसके अंदर जैसे हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र है, बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दी जाएगी। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मसला है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक हो जाए तो वो भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन को चला जाएगा। और जजेस की उम्र के ऊपर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के और आईनी बेंच, अच्छा आईनी बेंच की 8 से जो आईनी बेंच कह रहा हूँ, आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ है, वो ये है कि वो 9 रुकनी होगा तकरीबन, जैसे 2-2 आई सब सुबह से और एक विफाक से ले लिया जाएगा, और ये मुस्तकिल कोर्ट कायम कर दी जाएगी। और उम्र जो है दोनों तरफ वो 68 साल या 70 साल है। अगर 5 साल बढ़ती है तो इसी तरह हाई कोर्ट की 5 साल बढ़ाई जाएगी, 62 से 67 कर दी जाएगी। 3 साल अगर जजों की सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई तो वो 62 से 65 साल कर दी जाएगी। अभी ये तजावीज़ हैं। जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात, जाहिर है कि जो उनका कंसर्न भी है तमाम वज़राए आला का होता है, वफाकी हुकूमत तजवीज़ ये रख रही है कि 10% हमें इजाफी फंड्स दिए जाएं, जो सिचुएशन बन चुकी हुई है मुल्क की कि हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन वही बात पीपल्स पार्टी की CEC उसके ऊपर क्या फैसला करेगी। कल ये काबीना में सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म ने मुसवदा रखना है, और वो मुसवदा इसी तरह रखा जाता है जैसे आप समझ लें बजट का एक मेन पोर्शन बता दिया जाता है कि ये टैक्सेशन है, और फिर वो पास करा के और पार्लियामेंट में मुकम्मल किताब रख दी जाती है। तो कल चूंकि वज़ीर आज़म ने 11 बजे बाकू भी जाना है, वहाँ आज़ादी परेड में, और वहाँ फील्ड मार्शल भी होंगे साथ उनके, और तुर्की के सदर भी वहीं पे होंगे, तो ये लोग उससे पहले ये पास करके और सेनेट में कल पेश कर देंगे। सेनेट में पेश करने के साथ ही ये चला जाएगा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और वहाँ पे कौमी असम्बली के लोगों को भी बुलाया जाएगा। जैसे डार साहब ने कहा है कि वहाँ पे बिल्कुल हफ्ता इतवार मुकम्मल तौर पे छुट्टी वाले दिनों में इस पे बहस होगी, और उसमें कुछ स्टालवर्ड्स जो पॉलिटिकली इत्तेहादी हैं, उनको, जो कमेटी के मेंबर्स नहीं हैं, उनको भी उसमें बुलाए जाने की तजवीज़ है। और फिर ये पीर को शुरू होगा और मंगल को सेनेट से पास कराने का है। और डेडलाइन जो इन्होंने मुकर्रर की अपने लिए कि आईनी तरमीम 27वीं मुकम्मल तौर पे जो पास होनी है वो जुमे का दिन रखा गया है, यानी 14 तारीख को, यानी 7 से 8 दिन बहस भी हो जाएगी, गुफ्तगू भी होगी। अच्छा, तालीम और सेहत के ऊपर भी बहस हो रही है, क्योंकि वो बात हो रही है कि वो भी पीपल्स पार्टी की CEC करेगी। जैसे आपने अभी कहा कि वज़ीर आला ने कहा है कि नहीं, तो ये आपको एक बात बता दूं, ये कहानी है नहीं की। आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं पता कि पीपल्स पार्टी ने जब ये डिवॉल्व की है, बड़ा क्रेडिट लिया कि सूबों से हम सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, तो तालीम को उस वक्त एक वजारत का नाम बनाया गया था कैड,
कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है। और गोंदल साहब उसके नजर गोंदल साहब वफाकी वजीर मुकम्मल हुए थे और तमाम एजुकेशन उसके अंदर आ गई थी। फिर इन्होंने जो समुद्र पार पाकिस्तानियों की वजारत थी, लेबर मिनिस्ट्री थी, उसका नया नाम रखा गया जिसके आजकल सालिक हुसैन, वो ये पीपल्स पार्टी ने खुद काम किए थे। लिहाजा ये गपशप है कि हमने तो सब्जेक्ट्स दे दिए, वो नए नामों से। एग्रीकल्चर भी आपको पता है वो रख ली रिसर्च के नाम पे। राणा साहब, बहुत दिलचस्प बात है। आज आपको प्रोग्राम में दावत देने का मकसद भी ये था कि हमें कोई क्लैरिटी मिले। आपने तो हमें पूरी टाइम लाइन बयान कर दी है। माजिद निज़ामी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निज़ामी साहब, जो बात राणा साहब कर रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब जो भी कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों से हम इनकार कर देंगे, क्या पीपल्स पार्टी आज के CEC में मुखालफत में सामने आएगी या JUI की तरह को बीच का रास्ता फराहम कर देगी 27वीं तरमीम के लिए? NFC के हवाले से कुछ बातें अपनी मनवा कर। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डिटेल्स हैं वो किसी के पास भी मौजूद नहीं है और चीदा नुकात के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बतौर खुद एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनके पास मौज़ूआत तो हैं लेकिन तफसीलात नहीं हैं। और जब तक वो तफसीलात नहीं होंगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना फैसला नहीं कर पाएगी। सबसे दिलचस्प मामला मुस्लिम लीग नून का है कि उसने NFC के अंदर पंजाब से सबसे बड़ी कुर्बानी देनी है और उसके लिए वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और उसकी वजह यह है कि चूंकि वो सिस्टम में रहना चाहते हैं, सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, तो पंजाब से NFC में सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून से ही मिलेगी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ेगी, कैबिनेट के अंदर भी जो कुछ डिस्कस होगा उसके अंदर अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो बाकायदा मुसव्विदा है या जो उसकी तफसीलात हैं वो बिल्कुल आखिर में सामने लाया जाएगा और वहाँ पर अमूमी नुकात के ऊपर जो है वो मंजूरी ली जाएगी और उसके अंदर बहस व मुबाहिसा जो है उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये तमाम मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के बाद और तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें लेने के बाद जो सेटअप बनाया गया था वो इसी बुनियाद पर बनाया गया था कि अब आईनी तरमीम का और कानून साजी का एक सैलाब आएगा जिसके अंदर मौजूदा स्ट्रक्चर को, सेटअप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसकी जो कमियां कोताहियां उनको ख़त्म करने के लिए काम किया जाएगा। तो इसलिए ये जितने भी नुकात हैं इनका ताल्लुक रियासत से है और सियासतदान इसके अंदर खासी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और इसी वजह से उनके बयानात जो हैं वो भी स्पेसिफिकेशंस पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि वो अमूमी बयानात हैं कि MQM जिस तरह कह रही है कोई परेशानी की बात नहीं है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी हम मुख्तलिफ नुकात पे बात कर रहे हैं। पाशा साहब, बुनियादी तौर पर जो एक एतराज़ है सामने, इसके निकात के ऊपर तो हम आपसे बात करेंगे एक एक करके, लेकिन 26वीं तरमीम का मामला अदालत में है। इस दौरान ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि 27वीं तरमीम लाना दुरुस्त नहीं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? हमारे सामने एक टाइम लाइन तो आमिर राना साहब ने पेश कर दी है कि कल कैबिनेट के सामने इसका मुसविदा रख दिया जाएगा। जहाँ तक इस का तल्लुक है 26वीं तरमीम के हवाले से, तो वो इन पैरामीटर्स में इन्फ्रेक्शियस हो जाएगी जहाँ जहाँ पे 27वीं तरमीम वो आ रही है। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था 26वीं तरमीम में और जो प्रपोज अमेंडमेंट है 27th अमेंडमेंट में वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। तो उस हद तक उनकी पिटीशन इन्फ्रेक्शियस हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो पिटीशनर जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की हुई हैं या तो वो इन्फेक्शियस होने की वजह से वो विड्रॉ कर लेंगे या फिर वो नई फाइल कर सकते हैं। मजीद ये कि वो कोर्ट की परमिशन के साथ उस कर सकते हैं, प्रेयर क्लास भी चेंज करनी पड़ेगी उनको। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये रोजाना हम वकला के पास हमने आती हैं कि हम उसको कोई अगर पेंडेंसी ऑफ पिटीशन के दौरान कोई ऐसी चेंजेस आती हैं तो हम उस पिटीशन का हिस्सा कोर्ट की परमिशन से बना लेते हैं और कोर्ट इस चीज की इजाजत देती है, कानून भी इजाजत देता है। ये भी मुमकिन है कि वो नई पिटीशन भी फाइल कर दें। बहरहाल मामला फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मुंतकिल होकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि अमेंडमेंट इसके हवाले से आई है कि जितने भी आईनी मामलात होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा और अब तक तरमीम के बाद
वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुने। आमिर राना साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला तो पीपल्स पार्टी पहले से इसका मुतालबा आईनी अदालत का करती आ रही है, लेकिन एनएफसी के मामले के ऊपर वो बहुत सेंसिटिव हैं, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे। आपको क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी अभी ये कहानियां ही हैं जो बात वो कर रहे हैं और वो बहुत सीरियस पोजीशन नहीं ले लेंगे? असल में इशू ये है कि वो एनएफसी अलग चीज़ है, डिवॉल्व सब्जेक्ट्स अलग चीज़ है। तो जो बताई गई है बात वो ये है कि 10% कोटा सूबों से, यानी फाइनेंसेस का फेडरल गवर्नमेंट ये जारी है बात करने के लिए कि आप विफाक के पास कुछ पैसे रहने दें, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। यानी डिफेंस अखराजात, कर्जे की अदायगी के बाद अपने बाकी मामलात के लिए चीज़ें बचती नहीं। और दायरा आपको पता, कर्जे भी खूब लिए जा रहे हैं और एक मुसलसल अमल है जो शुरू हो चुका हुआ, और ये अब नहीं, ये तेज़ी दिखाई थी इमरान खान साहब ने और अब उसका उरूज है। ज़ाहिर है जो सिचुएशन बनी हुई है, तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, और ये बात हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वो बहुत पहले से भी बात कर रहे थे। आपको भी पता है कि वो कह रहे थे कि नहीं, एनएफसी का जो शेयर दिया गया 18वीं तरमीम के बाद वो नहीं, और पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेती है। तो वो 10% से हो सकता है 4-5% पे जाके बात बने और ना बने, और वो कहेंगे देखे जी, अपने लोगों को बताने के लिए कि हमने अपना मुतालबा मनवा लिया। तालीम का तो मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ एक निसाब की हद तक होगा काम के जी, चारों सूबे मिल के यहाँ पे इनको इख्तियार दे दे कि आप यकसा निज़ाम कर दें। आपको पता है कि हेल्थ जो शोबा सूबों को चला गया, वजारत हेल्थ भी यहाँ पे मौजूद है, मैंने 3-4 नाम लिए थे, उसमें ये रह गया था। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को सूबों ने खुद लिख के दिया कि आप कीमतें और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मुकर्रर कर लिया करें। वहाँ पे सूबों ने अपना इख्तियार ये दिया कि बजाय अलग अलग कीमतें मुकर्रर करने के विफाकी सतह पे चलता रहे। आप बुनियादी तौर पे देख लें, जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो किसी ना किसी शक्ल में विफाक के पास ही चल रहे हैं। बस वो एक कहानी बनाई गई कि जी देखें हमने सूबों को सब्जेक्ट्स दे दिए। लेबर मिनिस्ट्री के अंदर जो इदारे थे वो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में वापस ही नहीं किए सूबों को, उसके फंड्स वगैरह, ये अपना टेन्योर पूरा करके चले गए थे और फिर वजारत भी नहीं बन गई। तो ये सियासी तौर पे है, लेकिन आप समझ लें कि अदलिया का मामला है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अदलिया की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है हाई कोर्ट के जजेस की, जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती थी कि जब तक वो ना चाहें, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना चाहें, उसको वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अब तक अड़े हुए हैं कि उनकी सीट का मामला हुकूमत और अपोजिशन में नहीं हो रहा, तो वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले करने का उनका सुप्रीम जुडिशल कमीशन को वो दे रहे हैं कि वो वहां पे फिर तय कर लें। और कुछ इख्तियारात कुछ इस तरह के भी हैं कि जो वैसे तो जुडिशल कमीशन ही जजेस की अपॉइंटमेंट की मंजूरी देता है, फिर एक पार्लिमानी कमेटी को जाता है, फिर वहां से सदर वजीर आजम अप्रूव करते हैं। उसके अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत इख्तियार कमीशन के हवाले और इजाफी तौर पे इनकी तजावीज़ हैं कि वो कर दी जाए। तजावीज़ की हद तक हैं ये बातें। अब निज़ामी साहब, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से जो बिलावल साहब का एक स्टेटमेंट है, उसमें तो वो कहते हैं कि तातुल ख़त्म करना भी शामिल है। इससे ज़्यादा तफसील तो हमारे पास नहीं है। क्या करने जा रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है इस हवाले से आपकी नज़र में? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि एक तो अदालती मामला है, वो उसकी अहमियत इसलिए है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं ये एतमाद और भरोसा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके हवाले से उन्हें किसी परेशानी का मुस्तकबिल में सामना नहीं होगा। और जजेस की जो ट्रांसफ़र का मसला है वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है, और वो आखिरी मोर्चा भी जल्द फतह हो जाएगा और उसके बाद फिर सियासत और रियासत के सामने कोई बड़ी आईनी अदालती रुकावट नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बाकी चीज़ें हैं, एजुकेशन का मामला है या जो पॉपुलेशन का मामला है, ये उस तरमीम के अंदर जो है वो कुछ एक्स्ट्राज हैं कि जिनकी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि जी एक बहुत वसी और जामे तरमीम होगी। लेकिन उसके अंदर जो बुनियादी पॉइंट्स हैं वो आर्टिकल 243 के हैं, जजेस के तबादले के हैं, आईनी अदालत के हैं। तो बुनियादी फोकस इनके ऊपर है। तो इनको जब कर लिया जाएगा तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको दवाम मिल जाएगा। और ये जो डिटेल्स का मसला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या किसी और की, तो अमली तौर पर तो वो अपनी सीट पर मौजूद हैं। अब उस अमली तौर पर उनकी मौजूदगी को कोई ना कोई कागजी मंजूरी या कवर देना है, क्योंकि इस तरह अमली तौर पर मौजूद होने से अमूमी तौर पर, बैनुल अक़वामी तौर पर बदनामी में इजाफा होता है कि ये कैसे आईनी और कानूनी इदारे हैं कि जिनके अफराद बगैर किसी कागजी कार्रवाई के टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एक और सीट से मुतल्लिक भी हैं। तो चूंकि उनको कागजी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला हुआ और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी तौर पर सुई है, तो उसको कवर अप देने के लिए ये कुछ काम किए जाएंगे। बाकी जो एजुकेशन है या पॉपुलेशन है या एनएफसी का जो शेयर है उसके ऊपर बारगेनिंग होगी।
ताकि ये बताया जाए कि ये जो तरमीम है ये महज किसी एक नुक्ते से मुतल्लिक नहीं है। तो यानी निज़ामी साहब क्विकली के जो सीईसी है पीपल्स पार्टी की आज जो मीटिंग है उससे फिर यही एक्सपेक्ट किया जाए कि जेयूआई जैसी कोई पोजीशन लेकर वो आएंगे, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि ये 26वीं तरमीम में जो जहर था इस सांप में वो हमने निकाल लिया, तो मुराद अली शाह साहब के स्टेटमेंट जो आज हमने शामिल किया प्रोग्राम में उसको भी उसी तनाजुर में देखा जाए, कमोबेश वही पोजीशन होगी पीपल्स पार्टी की। जी बिल्कुल, 243 के ऊपर, उसके अलावा जजेस के तबादले के ऊपर, आईनी अदालत के ऊपर और इस तरह के मामला पर उनका कोई इख्तलाफ नहीं होगा, और जो बाकी मुतालबात हैं उनके अंदर ऊंच नीच वो करेंगे, और इससे तासुर ये दिया जाएगा कि जो तरामीम है वो मुशावरत से और बाहमी इत्तफाक से की जा रही हैं, लेकिन वो तरामीम वो नुकात रखे ही इसलिए गए हैं कि उनके ऊपर बारगेनिंग की जाए और जो बुनियादी काम है वो कर लिया जाए। ठीक, राना साहब अब एक और ख़बर भी है, पीपल्स पार्टी के हलकों में ज़ेर बहस है, माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ज़ेर बहस है। फवाद चौधरी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, उनके साथ इमरान इस्माइल साहब भी शामिल थे, महमूद मौलवी साहब भी शामिल थे, शाह महमूद कुरैशी साहब से उन्होंने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। वही शाह महमूद कुरैशी साहब जो एक ख़त के ज़रिए पहले PTI को कह चुके हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की जा रही, हम सीनियर लीडरशिप हैं पार्टी की। आज फवाद चौधरी साहब की इस सिलसिले में चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी मुलाकात हुई है। कल हमारे शो पर उन्होंने बताया कि उनकी एक अहम हुकूमती शख्सियत से भी मुलाकात हुई है और उनको पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले हैं कि PTI के साथ हुकूमत की बातचीत का कोई रास्ता निकल सकता है। इस वक्त शक की नज़र से देखा जा रहा है इन 3 रहनुमाओं को जिन्होंने शाह महमूद साहब से मुलाकात की। आपकी नज़र में ये कोई माइनस इमरान फार्मूला है या आप समझते हैं कि एक हकीकी कोशिश है पार्टी के साबिका लीडर्स की कि कोई ये जो बंद गली में पार्टी जा रही है कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकल सके? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि फवाद चौधरी साहब वगैरह ने जो पहले कोशिश की उसको आप बस इतना ही देखें कि ये समझ लें आप कि उन्होंने एक अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाई और आज चौधरी शुजात साहब से मिलकर दोबारा ज़ेर बहस आ गए कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। भाई आप हैं कौन, आप पे कर रहे हैं? इमरान खान ने तो फैसला दे दिया राजा नासिर अब्बास को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को और महमूद खान अचकज़ई को, यानी वो एक तरफ आसिम मुनीर साहब के पीछे भी पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी खूब बोल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और कमेटी भी बना देते हैं। वो मजाक भी बना हुआ है ना भाई, आप धमकी भी लगाते हैं और आप फिर सीधा सीधा इनके हवाले कर दें महमूद खान अचकज़ई के, वो आपको रास्ता बना देंगे। पॉलिटिकल लोग हैं जो आपसे मिल सकते हैं, इतनी वो है ना बदमजा ना हुए, इतनी गालियां खा के भी सब कुछ। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई रियल सियासतदान है, उनके ऊपर आप जो मर्जी कहें लेकिन उन्होंने रास्ते बंद नहीं किए। ये बात इमरान खान और उनकी पार्टी के समझने की, लेकिन ये फवाद चौधरी एंड को इनकी बस इतनी की वैल्यू है कि ये मुलाकातें कर रहे हैं, इनको कोई ओन नहीं करेगा। चलें जी, इसको अभी भी ऐसा ही नज़र आता है कि उनके पास मैंडेट क्या है जिसके ज़रिए वो बात करें, क्योंकि पार्टी कोई ओनरशिप इस बात की नहीं ले रही है कि फवाद साहब मुलाकात करें हुकूमत से या उनके इत्तेहादियों से। इस हवाले से मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन पाशा साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। पाशा साहब, जो अब हम बात कर रहे थे हुकूमत की तरफ से ये जो प्रपोज्ड पॉइंट्स हमारे सामने हैं बिलावल भुट्टो साहब के ट्वीट की शक्ल में, मुसविदा तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास सामने नहीं है। 27वीं तरमीम के हवाले से आर्टिकल 200 में तरमीम के हवाले से भी बात हो रही है। इससे पहले भी 26वीं तरमीम के वक्त में प्रपोज किया गया था, इसकी बहुत मुखालफत सामने आई थी। ये कैसा होगा अदलिया के निज़ाम के लिए कि एक ऐसे फोरम से ये फैसला किया जाए जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से भी जहाँ पर हुकूमती अक्सरियत हो, निज़ाम अदल के लिए कैसी होगी ये 27वीं तरमीम? मेरा ख्याल है इसके भी मिला जुला रुझान है। कई जगहों पे ये बात होती है कि बतौर रिप्रेजेंटेटिव हमेशा शिकायतें मिलती रही हैं कि जी आप ये हाई कोर्ट के जज मुस्तकिलन यहाँ पे मौजूद हैं तो कोई रोटेशन सिस्टम बनाए। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दफ़ा बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुतालबा किया, बल्कि एक तहरीक भी चलाई छोटी मोटी इस हवाले से कि कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोटेशन सिस्टम आना चाहिए कि एक ही जजेस जो हैं वो 10-10, 15-15 साल अगर एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल उठ खड़े होते हैं। मैं अभी उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, जिस पे कई लोगों का एतराज़ था और बाकी कई ये कहते हैं कि नहीं, चूँकि कई हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जिनके मुख्तलिफ बेंचेस हैं तो जजेस जो हैं वो ऑफ एंड ऑन प्रिंसिपल सीट से बेंचेस पे भी जाते रहते हैं। बहरहाल जो अभी सुनने में ये आ रहा है या जो ट्वीट से हम कोई अंदाज़ा लगा सके हैं वो ये है कि इनका स्ट्रक्चर जो है जुडिशल हायरार्की का
ये कोई सिविल स्ट्रक्चर की तरफ, सिविल सर्वेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कि जिस तरह डीसीज, एसपीज और बाकी जो सेक्रेटरी लेवल पे लोग हैं वो एक मखसूस टेन्योर मुकम्मल होने के बाद उनको किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो शायद ये उस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो लेके आ रहे हैं। उसमें भी एक चीज़ जो तशवीश पाई जा रही है लॉयर्स फ्रेटर्निटी में, वो ये है कि कहीं किसी को सज़ा देने के लिए तो नहीं, फर्ज महाल अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई जज फैसला करता है तो फिर उसको सजा के तौर पे भेज दिया जाएगा, जी आप तो हाई कोर्ट सिबी बेंच में जाके काम करें। तो ये एक नज़र आ रहा है कि ये भी नेगेटिविटी अटैच होगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मैकेनिज्म, फूल प्रूफ मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी भी शामिल हो, कुछ सीनियर तरीन जजेस की भी कमेटी हो, कि कोई रीजनिंग हो कि करना है बिफोर टाइम। आप अगर करना चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं, या उनको जो टेन्योर 3 साल का आप रख रहे हैं या 4 साल का रख रहे हैं एक जगह पे, उससे आगे लेके जा रहे हैं तो क्यों रखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल ये अंडर डिस्कशन आनी भी हैं और आनी चाहिए, ताकि कम अज़ कम ये तासुर ना जाए कि किसी जज को, यानी आला अदलिया के किसी जज को सज़ा के तौर पे उनको किसी दूसरी हाई कोर्ट में किसी ऐसे दूर दराज बेंच पे भेजा जा रहा है कि आइंदा उनको सबक हासिल हो और वो हुकूमत के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ कोई वो जजमेंट न दे सके। तो ये चीज़ें बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखना पड़ेगा। माजिद निज़ामी साहब, अब ये जो मामलात हैं अदलिया के हवाले से, इसको अदलिया में मुदाखलत कहकर वकला बरादरी पाकिस्तान में लीगल फ्रेटर्निटी बड़ा इख्तलाफ रखती है पिछले कुछ अरसे से, लेकिन हमने देखा है अभी तक कोई बड़ी तहरीक नहीं निकल सकी है। इसमें कोई रेजिस्टेंस सामने आ सकती है या वही एक सिलसिला रहेगा, तकारीर, बयानात, टीवी टॉक शोज़ की हद तक जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वही इसके ऊपर बात करेंगे, ऑन ग्राउंड हमें कोई हुकूमत को रेजिस्ट करता हुआ नज़र नहीं आएगा इस मामले के ऊपर? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर और मुरीद के ऑपरेशन के बाद तो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि रियासत अंदरूनी तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी ग्रुप को एक लिमिट से आगे स्पेस देने को तैयार नहीं है, और ये मैसेजिंग सक्सेसफुली कन्वे हो चुकी है और बड़े बड़े फ़ख्र से इसकी तौजीहात और इसकी जस्टिफिकेशंस भी दी जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे आप कुछ अरसे के लिए तो हालात ठीक रख सकते हैं, लेकिन मामलात जो है वो खराबी की तरफ कब जाएंगे हमें नहीं पता चलता। हमारे सामने जनरल मुशर्रफ की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने बड़ी तदबीर से ये सारे मामलात हल करने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम दुरुस्त नहीं निकला। तो अभी भी इस वक्त एंटी इमरान खान सेंटिमेंट को काउंटर करने के लिए या उसको लिमिट में लाने के लिए जो पूरा एक रियासती बंदोबस्त किया जा रहा है, इसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान बिल्कुल मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि किसी एहतजाजी तहरीक के हवाले से इसको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस पूरे बंदोबस्त को इंटरनेशनली जिस तरीके से देखा जाएगा या पाकिस्तान में जिस तरह से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको देखेंगे, बहरहाल इसकी शफाफियत के ऊपर, इसके इंटेंशन के ऊपर और क्या ये सज़ा और जज़ा का एक नया निज़ाम है, इसके ऊपर सवालात बिल्कुल मौजूद रहेंगे। महज एहतजाजी तहरीक ना चलने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारे के सारे इक़दाम जो हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे। उसकी वजह यह कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जजेस का मामला हो तो उसके अंदर हुकूमत को खासी परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो उसके लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तदाबीर की गई कि कहीं ना कहीं से वो तमाम लूप होल्स या वो लीकेजेस ख़त्म कर दी जाएं जिससे हुकूमत को कोई ख़तरा हो। तो जब निज़ाम बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाता है या बिल्कुल ही मिसाली बन जाता है, तो फिर उस वक्त उसके गिरने के या उसको ख़तरा, उसको नुकसान पहुंचने के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फिर कोई ना कोई गैर मुतवक्को जो अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट है वो उसमें शामिल हो जाता है। तो फिलहाल तो फुल प्रूफ जो सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है उसके सामने कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सिस्टम का बजाते खुद फुल प्रूफ होना भी एक तरह का सिस्टम के लिए खतरा ही होता है। पाशा साहब, ये क्लोजिंग कमेंट्स आप कैसी पे चाहेंगे? हम अभी तो माजिद निज़ामी साहब को भी कोई रुकावट नज़र नहीं आती इस फुल प्रूफ प्लान में, जिसकी टाइम लाइन तक हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में राना साहब ने शेयर कर दी कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन वकला की तरफ से आगे जाकर कोई रेजिस्टेंस इस मामले के ऊपर आ सकती है। ये एक बड़ा इल्ज़ाम पहले से मौजूद है कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत लाने का हर हरबा आजमाया गया है, बड़ा मुतनाज़ बनाया अदालत को भी। बात यह है कि
एक तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एग्जीक्यूटिव की तादाद ज़्यादा है और वो डोमिनेट कर रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें तो जो जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं वो अगर जजेस की साइड पे चले जाएं तो बैलेंस क्या होगा, वो जजेस की तरफ हो जाएगा। अगर जजेस में इत्तफाक नहीं है और वो एक पेज पे नहीं है, अगर 4 एक साइड पे हैं 3 एक साइड पे हैं, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? अगर सातों के सातों एक साइड पे हो जाते हैं या 6 जजेस एक साइड पे हो जाते हैं तो फिर मेजॉरिटी उनकी बन जानी है। आज ये कहना, आज ये इत्तफाक है, आज ये इत्तफाक ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस हैं वो एक साइड पे हैं और जो रेगुलर कोर्ट के जजेस हैं चीफ जस्टिस साहब और बाकी जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं। तो कुछ तादाद उनकी 1 या 2 के फर्क इल्ज़ाम भी है पाशा साहब कि ये दानिस्ता तौर पे हुकूमती प्लानिंग इस तरह की रही है कि जिसने ये तकसीम ज़्यादा वाजे की है, उसको ज़्यादा बढ़ाया है इसको ख़त्म करने के बजाय, और फिर वहाँ पर आला अदलिया के रोल या चीफ जस्टिस साहब भी उसके लिए क्या किरदार अदा कर सकते थे, उस हवाले से भी सवाल उठता है। देखिए ये स्पेकुलेशंस है। एक मुझे बात बताएं कि कल फर्ज कर लेते हैं कि जनवरी 2026 में चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई और बन जाते हैं, कोई ऐसा शख्स कि जब वो बैठेगा तो वो हो सकता है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठ के वो उनका वजन जो है वो दूसरी साइड पे जाए, तो फिर क्या होगा? ये गलत बात है। ये इमेज, ये मतलब ऐसी बातें की जा रही हैं जजेस को मलाइन करने के लिए की जा रही है। ये इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं बताता पाशा साहब कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर कोई आकर कोई दूसरी पोजीशन भी ले, खा वो हुकूमती हक में हो या उसकी मुखालफत में, इन जमातों के लिए भी कल मुश्किल सूरत हाल बनेगी जो बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? आप मुझे एक मिसाल मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम से पहले हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेस रखने का क्या तरीकाकार था? पॉलिटिकल पार्टी थी, गवर्नर के जरिए गवर्नर मशावरत करता था चीफ जस्टिस के साथ और वो नाम भेज देते थे और वो सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई कर देते थे। ना जुडिशल कमीशन था, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की कोई राय थी, ना किसी और की राय थी, और वो गवर्नर की समरी पे सारा काम हो जाता था और पॉलिटिकल पार्टीज कर देती थी। पॉलिटिकल अब जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है वो अपने 2-3 नॉमिनी एडजस्ट कर सकते थे। अब तो ये आ गया है कि आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज, फिर एक अब दूसरी साइड पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर और जो वकला के 2 नुमाइंदे होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होता है, एक मुतलका हाई कोर्ट का जो जिस सूबे की हाई कोर्ट के जज को एलिवेट करना होता है, रखना होता है, उसका प्रोविंशियल बार काउंसिल का एक जुडिशल मेंबर जुडिशल कमीशन होता है। अब मुझे बताएं कि अगर ये सारे एक साइड पे हो जाते हैं या तकसीम इस तरह होती है कि वो किसी एक साइड पे मेजॉरिटी चली जाती है, तो जुडिशल कमीशन, हाँ एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि ये 26वीं तरमीम से पहले जो फॉर्मेशन ऑफ जुडिशल कमीशन थी वो भी गलत थी कि वो सारे का सारा जजेस पे था। जजेस जो फैसला करते थे वो डोमिनेट कर देते थे, वो सारा अपनी मर्जी करते थे। बार के नुमाइंदों से पूछा नहीं जाता था कि आपकी कोई राय है। ठीक है, आपको ये नहीं, इसमें कोई बड़ा एतराज आप समझते हैं उठता आर्टिकल 200 के हवाले से अगर तरमीम होती है पाशा साहब, लेकिन ये जो एक एतराज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी, उसके अंदर हुकूमत के पास ज़्यादा जो है वो नंबर्स होने के हवाले से भी जो उसके जो फैसले होते हैं वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहे हैं, हमने माजी में देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म रज़ा पाशा साहब, माजिद निज़ामी साहब, और इस प्रोग्राम में आमिर इलियास राना साहब भी शरीक हुए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं, उसका एक और दौर आज हुआ है। उसके साथ ही कुछ और अहम खबरें भी आई हैं, आपके सामने रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार पिछले दिनों हुए, जिसमें हमने देखा कि कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद जो सालिस ममालिक हैं यानी कतर और तुर्की, इन्होंने एक बुनियादी मुआहिदा करवा के दोबारा बातचीत के लिए पाकिस्तान को आमादा किया।
अब दोनों ममालिक की तरफ से आला सिक्योरिटी ओहदेदार एक बार फिर से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी सवालिया निशान मौजूद है कि क्या अफ़गान तालिबान तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को उनके मुतालबात तस्लीम करते हुए कुछ लिख कर देने को तैयार होंगे या नहीं होंगे। आज इस हवाले से डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक सालिस मुल्क के सिफारतकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया है कि दोनों फरीक मुज़ाकरात के इस मरहले में उन वादों के ऊपर अमल दरामद का जायज़ा लेंगे जो इससे पहले मुज़ाकराती जो पहले दौर हुए थे उसमें तय किए गए थे। यानी दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए एक काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने के हवाले से भी पहले बात हुई थी, इसी पर दोबारा गौर किया जाएगा। लेकिन ये जो ख़बर है इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों ममालिक के हुकाम मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं। जो गुज़िश्ता अदवार थे मुज़ाकरात के, इसके दौरान हमने देखा तालिबान रजीम की तरफ से एक गैर संजीदा रवैया अपनाने की ख़बरें सामने आती रहीं। इस किस्म के नाकाबिले अमल मुतालबात वो करते रहे या तजावीज़ की शक्ल में सामने रखते रहे, जैसा कि कलअदम TTP से बराह रास्त मुज़ाकरात करने की तजवीज़ उन्होंने पेश की, जबकि पाकिस्तान का बड़ा इसके मुखालिफ एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आप TTP के जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। सो पाकिस्तान यकसर मुस्तरद करता रहा इन तजावीज़ को जो तालिबान की तरफ से दी गई, बल्कि उसी वक्त में पाकिस्तान ने TTP के दहशत गर्दों और उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी जारी रखी और इसमें उनको बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। जैसा कि पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करने वाले TTP के अहम तरीन कमांडर और आलमी मतलूब दहशत गर्द कारी अमजद को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया और वो इस कार्रवाई में मारा गया। आज की भी खबर है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में TTP का एक और अहम कमांडर हकीम निसार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया है। तो यानी जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान ने एक सख्त कार्रवाई भी जारी रखी हुई थी और एक गैर संजीदा अफगान हुकूमत की तरफ से रवैया था, जिसकी वजह से कोई बात अभी तक नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है। लेकिन अब मुख्तलिफ ज़राए कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में पाकिस्तान की तरफ से दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ क्रॉस बॉर्डर कोई कार्रवाई अगर की जाती है मुमकिन तौर पर, तो उसको मुतनाज़ बनाने के लिए अफ़गान तालिबान अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं कि कलअदम TTP के अहम कमांडर्स और जंगजुओं को अफ़गान तालिबान की तरफ से स्कूल्स, बाज़ारों और सिफारती इनक्लेव्स में मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी कार्रवाई मुमकिन तौर पर होती है मुस्तकबिल में तो शहरी आबादी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, या फिर ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव जहाँ पर वो मौजूद होंगे। और अफ़गान तालिबान की जो रजीम है इससे हासिल वो ये करेगी कि वो शहरी नुकसानात की तस्वीर और वीडियोज़ की तशहीर करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिफारती तौर पर प्रोपोगेट कर सकेगी। अब नाज़रीन हमें ये देखना होगा कि ये मुज़ाकरात अगर क्या करते हैं या अफ़गान तालिबान रजीम का एक जो रवैया है जो नाकाबिले अमल है, जिसके ऊपर बात आगे नहीं बढ़ सकती, एक डेडलॉक ही रहेगा। ये रवैया पाकिस्तान को कोई कार्रवाई करने पर या सख्त सिफारती इक़दामात उठाने पर मजबूर करता है। ये हमें मालूम हो सकेगा कि आज के मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।